तो बच्चों हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि बजट की इम्पोर्टेंस क्या होती है और बजट कैसे बनता है। खैर वो सब चीजें तो आपसे एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, सीयूईटी आपसे जरूर पूछेगा, प्लस इंटरव्यूज एंड ऑल। कल को आप एलएलबी करेंगे, एमबीए करेंगे, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ओके। बजट का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर कॉमन मैन, ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं बजट से और कुछ बहुत दुखी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अंकल या आंटी को सिर्फ ये बताना होता है पब्लिक को कि कहां कहां से उम्मीद है पैसा आने की और कहां कहां पे वो पैसा खर्च होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। डेफिनेशन हम लिख चुके थे। तो बच्चों यहां से आपकी पढ़ाई आज के लेक्चर की स्टार्ट होती है। वेयर बजट एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? रिसिप्ट्स। और राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? पेमेंट्स। रिसिप्ट्स दो तरह की हैं चिल्ड्रन। वो रिसिप्ट्स जो रोजमर्रा के जीवन में हमें होती हैं आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो कभी कभी होंगे चिल्ड्रन दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल रिसिप्ट्स। इसे आप रेकरिंग और नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं। सिमिलरली राइट साइड पे आपको एक्सपेंडिचर नजर आ रहा होगा। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ में करती है इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो कभी कभी किया जाता है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन आपको दे दें। टैक्स रेवेन्यू जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसा नजर आ रहा होगा। सर व्हाट इज दिस टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू? भाई बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी पेमेंट जो कंपलसरी पेमेंट हो, आई रिपीट चिल्ड्रन, एनी पेमेंट विच इज अ कंपलसरी पेमेंट। तो आप प्लीज इस बजट एस्टिमेट को ड्रॉ करिए, इसमें काफी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। कंपलसरी से खतरनाक वर्ड और लिख देते हैं, मैंडेटरी पेमेंट बाय द रेजिडेंट्स टू द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ, थोड़ा सा झूठ लिख रहा हूं बच्चों, दुखी मत होइएगा, वेलफेयर ऑफ ऑल। आई रिपीट, वेलफेयर ऑफ ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता गरीबों का वेलफेयर ज्यादा होता है और अमीरों का वेलफेयर होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो आपके पापा मम्मी लाखों रुपए टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, बट आपके पापा मम्मी को 1 रुपए का भी सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट से नहीं मिलता। सिर्फ इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई पीस एंड सिक्योरिटी से हिंदुस्तान में रह पाए। ज्यादातर एडवांटेज इसका गवर्नमेंट किसको देती है? गरीब लोगों को। किसको देती है? गरीब लोगों को। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपको एडवांटेज मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। कहां मिलेगा? जब आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपकी एनुअल फीस जो होगी चिल्ड्रन, दैट वुड बी से अराउंड 1000 रुपीज। समझ में आ गई बात? तो ये 1000 रुपी इतनी कम फीस क्यों है सर? सरकार खर्चे कहां से मैनेज करेगी? ये जो टैक्स का पैसा आपके पापा मम्मी देते हैं ना, उसमें से ये खर्चा मैनेज होता है। तो यू पीपल बिलोंग टू अपर क्लास ऑफ द कम्युनिटी, तो आपको एडवांटेज सिर्फ एक जगह मिलेगा, द फी विच यू विल बी पेइंग इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। व्हाट इट? और सर अगर वो एमिटी टाइप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टाइप प्राइवेट में चले गए तो भाई आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको टैक्स का फायदा चाहिए इंडिया में तो आपको गरीब बनना पड़ेगा। द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास ओनली पेज द मनी एंड बेनिफिट इज एंजॉयड बाय द पुअर क्लास। लॉजिक समझ में आ गया? अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा पैसा होता है चिल्ड्रन जो एक तो हर इंसान को नहीं देना पड़ता। क्या टैक्स भी हर इंसान को नहीं देना पड़ता, बट जिसने टैक्सेबल लिमिट के ऊपर कमाया वो तो टैक्स देगा ही देगा ना। जितना आप टैक्स देंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बोलना एकदम बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की वो कमाई होती है दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स, बट बदले में आपको कोई भी प्रपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलता। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको कोई भी प्रपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसके लिए एक टेक्स्ट है, नो क्विड प्रो क्यो। सर ये क्या होता है? लैटिन है चिल्ड्रन। नो क्विड प्रो क्यू मतलब नो प्रपोर्शनेट बेनिफिट ऑफ द अमाउंट पेड। और सर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट इज बच्चों क्विड प्रो क्यो, मतलब जो आप पैसा गवर्नमेंट को देंगे 100% सेटिस्फैक्शन
आपको ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपके परिवार ने उसको यूज किया और किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। देयर आफ्टर यू कैन से रेलवे फेयर, जो आपने टिकट खरीदा चिल्ड्रन, आप ही ट्रैवल करेंगे ट्रेन में, कोई दूसरा ट्रैवल नहीं करेगा। देयर आफ्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पेमेंट, जो व्हीकल्स आती हैं जो कूड़ा वगैरह घर से बटोर के ले जाती हैं, तो आप पे करेंगे तो आप ही के घर का कूड़ा बटोरेंगी वो लोग, एटसेट्रा। These are non-tax collections by the government. Whosoever pays them enjoys the benefit in full. खोपड़े में बात गई सबके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यू चिल्ड्रन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो क्विड प्रो क्यू? व्हाट इट, तो आप टैक्स देते हैं, आपको कुछ नहीं बेनिफिट मिलता, बेनिफिट गरीब लोगों को मिलता है। क्विड प्रो क्यू, जो आप पे करेंगे बेनिफिट आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, देयर आफ्टर यू कैन से रोडवेज। सर रोडवेज का हम कैसे पैसा देते हैं? आप टोल पे करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा ट्रैवल करने का। आपने कार खरीदी, नंबर लेने के लिए 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, तो बेनिफिट आप ही को मिलेगा। तो ये सब गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू इज पेड बाय एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स द एग्जेम्प्टेड टैक्स लिमिट। तो 5 लाख रुपए तक की लिमिट हमारे देश में एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर जो भी इंसान पैसा कमाएगा वो भारत सरकार को टैक्स देगा, और भारत सरकार ठेंगा उसको बेनिफिट देगी बदले में। बेनिफिट किसको मिलेगा? किताब की भाषा में सबको, रियल भाषा में सिर्फ गरीबों को। ओके, you travel by train, you travel by plane, you have a telephone connection at home, electricity connection at home, you purchased a new car and got the number plate, ये बेनिफिट्स आप ही को मिलेंगे, आपने इनके लिए पेमेंट किया। तो ये होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अपडेट झटपट चिल्ड्रन। देन चिल्ड्रन, आपको पेमेंट साइड पे एक इंटरेस्ट नजर आ रहा है लिखा हुआ? आंसर, एक सब्सिडी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और लिख लीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरी एंड ऑल देती है चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर में आता होगा, गवर्नमेंट 48 रुपीज 55 पैसा आपको वापस भी कर देती है, दैट इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो एलपीजी सिलेंडर पे उन्होंने पैसे लिए, इट वॉज नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड जो आपको वापस किया दैट वॉज सब्सिडी। गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया ईदर फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, पब्लिक डेट जैसा कुछ होता है। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं, हमको पता लग गया कि आने वाले अगले साल में, बोलते हैं ना बजट एस्टिमेट, अगले साल में खर्चे ज्यादा होंगे और कमाई कम होगी, तो हमें पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? हम बोरो करेंगे, उस बोरोइंग पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिस इज दैट इंटरेस्ट चल रहा है। तो इफ वी हैव बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो एक्सटर्नल डेट का इंटरेस्ट, कंट्री के अंदर से लोगों से ही बोरो किया तो इंटरनल डेट का इंटरेस्ट। बाहर से बोरो करना बच्चों ज्यादा खतरनाक है। कैसे सर? एक तो डॉलर का प्राइस फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह से जो ज्यादा देना पड़ेगा दैट्स अ लॉस। आपने आज लिया लोन जब डॉलर 80 रुपीज का था, वापस करेंगे जब डॉलर 85 रुपीज का हो जाएगा, 5 रुपए तो ये ज्यादा गए, प्लस जो इंटरेस्ट जा रहा है वो तो जा ही रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी पेमेंट डन जिसकी वजह से आपकी असेट बढ़ जाए या आपकी लायबिलिटी घट जाए। लोन का रीपेमेंट कर दिया, हमने नया पार्लियामेंट बनवाया, हमने नए फ्लाईओवर्स बनवाए, नए डैम्स बनवाए चिल्ड्रन, व्हाट इट क्लियर, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, तो ये सब पैसे खर्च हुए, हमारी एसेट्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कोई भी रिसिप्ट जिससे हमारी एसेट कम हो जाए और हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए। हमने बोरो कर लिया दूसरी कंट्री से या अपनी कंट्री के अंदर बच्चों, या अपनी कोई एसेट बेच दी। आपको यहां पे एक कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बच्चों, व्हाट? डिसइन्वेस्टमेंट। रिसेंटली मैं एलआईसी का एग्जांपल लेता हूं चिल्ड्रन। मान लेते हैं कि एलआईसी में टोटल 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है। हाउ मच? 10,000। और गवर्नमेंट ने 6%, दैट इज
600 करोड़ रुपए बोला पब्लिक को कि आप शेयर्स खरीद लीजिए, तो गवर्नमेंट अपने हाथ खींच रही है और हमारे आपके पैसे लगवा रही है। तो व्हेनसोएवर हम अपनी कोई भी एसेट किसी को बेचते हैं तो पैसे आएंगे हमारे पास, तो वी से द फिक्स्ड एसेट इज गोइंग डाउन। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन दो वर्ड्स हैं जो काफी परेशान करते हैं बच्चों को। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ बीइंग रन बाय नॉन गवर्नमेंटल पीपल। तो मान लीजिए कि हमने जैसे दिल्ली का वो जो फोर्ट है, रेड फोर्ट, वो अडानी जी को दे दिया, बेचा नहीं है, किराए पे दिया है। बट अगर बेच दें फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ रुपए में, तो इसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। बट जब हमने पैसा लगवाया पब्लिक का, लॉजिक समझ में आ रहा है, पब्लिक का, तो उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन जरूर बोलेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, किसका पैसा लगा? पब्लिक का पैसा लग गया। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल करेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी जायदाद बेच देना। सो आपने नाम सुना होगा HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू लेटेस्ट से 2,800 करोड़ रुपए है और टाटाज आर रेडी टू बाय दिस। गवर्नमेंट को लग रहा है हम इसको नहीं चला पा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी के साथ गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया और 2,800 करोड़ में HAL को बेच दिया। तो सर HAL का नाम चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली। रतन टाटा जी अब इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हटाल, हिंदुस्तान टाटा एरोनॉटिक्स लिमिटेड। खोपड़े में बात गई। पहले यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह बनते थे और उसका प्रॉफिट भारत सरकार की जेब में जाता था। अब प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा? टाटास की जेब में। तो गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया। दिस इज नोन एज व्हाट? डिस इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अब ये टाटास कंट्रोल करेंगे प्राइवेट सेक्टर, तो आप इसे डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं। बट बच्चों, अगर HAL को भारत संचार निगम लिमिटेड ने खरीद लिया, तो BSNL भी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा बट प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट के साथ प्राइवेटाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना है दैट मनी इज कमिंग इन। लोन दिया था अफगानिस्तान वालों को, अब वापस ले रहे हैं, तो मनी विल कम इन। या सो कॉल्ड इसके अलावा कोई और पैसे हमारे पास आए जो रोजमर्रा के जीवन में नहीं आएंगे। जैसे जो बिडेन साहब इंडिया आए G20 मीट में, कल परसों नरसों 2-3 दिन अभी मीट है ना, मेरे को बुलाया गया था बट मैंने रिजेक्ट कर दिया इन्विटेशन क्लास के बर्डन की वजह से। तो वो साथ में $11,000 दे गए इंडियन गवर्नमेंट को। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एज व्हाट? कैपिटल रिसिप्ट। तो कहानी क्लियर हो गई बच्चों? तो याद रखिएगा, एसेट का गिरना या लाइबिलिटी का बढ़ना इज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल रिसिप्ट। एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का गिरना इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे रिसिप्ट हो बट देर इज नो फॉल इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, पेमेंट हो बट देर इज नो इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट के बढ़ने लाइबिलिटी के घटने से अगर पैसे जा रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट के कम होने से और लाइबिलिटी के बढ़ने से इफ मनी इज कमिंग इन, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बच्चों, रोजमर्रा के जीवन में पैसे आ रहे हैं, तो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आप दो बातें याद रखिए, कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। रेवेन्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट चिल्ड्रन? रेकरिंग। वो वाला रेवेन्यू नहीं, अंग्रेजी में रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब रेकरिंग रिसिप्ट। और कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? नॉन रेकरिंग। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? चलिए लिख दिया सबने? बी क्विक, बी क्विक। सो बजट के कंपोनेंट्स दो होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रिसिप्ट, अदर इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा के जो रिसिप्ट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? रेवेन्यू। और रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपके पापा डॉक्टर हैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल की एक नई ब्रांच खोली जा रही है स्पेशली फॉर स्मॉल न्यूबॉर्न बेबीज, तो इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो डॉक्टर्स को सैलरीज वगैरह का पेमेंट होगा, जो दवाइयां वहां पे आएंगी, इस खर्चे को क्या बोलेंगे बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
₹5 की पर्ची कटाइए और इलाज करा लीजिए फ्री में, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ गया। और मान लीजिए रतन टाटा जी ने 100 करोड़ रुपए डोनेशन दे दिया इस मेडिकल कॉलेज को, और ये डोनेशन ये हर 3-3 महीने पे दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल रिसिप्ट। हर 3-3 महीने पे दे रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। 100 करोड़ का डोनेशन दिया, पता नहीं अगली बार देंगे कि नहीं देंगे, इट इज कैपिटल रिसिप्ट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई बच्चों? तो यहां पे लिख भी दीजिए, असेट का डिक्रीज एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज अगर हो रहा है, असेट का डिक्रीज और लाइबिलिटी का इंक्रीज नहीं हो रहा, असेट का इंक्रीज एंड लाइबिलिटी का डिक्रीज अगर हो रहा है, असेट का इंक्रीज और लाइबिलिटी का डिक्रीज नहीं हो रहा, एंड देयर इज चिल्ड्रन इन फ्लो ऑफ मनी, तो ये रिसिप्ट होगा। और आउटफ्लो ऑफ मनी है तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो असेट के गिरने, लाइबिलिटी के बढ़ने से अगर पैसे आते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो रेवेन्यू। असेट के बढ़ने, लाइबिलिटी के घटने से पैसे जाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी एप्पल वालों ने अपना प्लांट सेटअप किया इंडिया में, चल रहा है, समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट को उन्होंने 500 करोड़ रुपए दे दिए, गवर्नमेंट ने लैंड बेच दिया उनको, गवर्नमेंट के लिए कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। जितने मोबाइल फोन्स बिकेंगे सब पे जीएसटी मिलेगा, क्या होगा ये? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ गया? गवर्नमेंट अपने आईएएस ऑफिसर्स को सैलरी वगैरह पे करती है, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट ने अगर नया जीएसटी ऑफिस खोल दिया, सॉफ्टवेयर बनवाया, उस पर पैसे खर्च किए, तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई कहानी बच्चों? लिख दीजिए झटपट। चलिए, सो बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बता दी। असेट और लाइबिलिटी का कोई भी चेंज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, टैक्स और नॉन टैक्स की बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, चिल्ड्रन, टैक्स और नॉन टैक्स की बात कर रहे थे ना। चार्ट बाद में बनाएंगे, पहले समझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड अंडरनीथ 2 हेडिंग्स। जो कंपलसरी रिसिप्ट है, आपको देना ही देना है पैसा, दैट इज नोन एज टैक्स रिसिप्ट। और जो कंपलसरी नहीं है वो नॉन टैक्स। बेनिफिट सबको मिलेगा, ये तो झूठ है, सिर्फ गरीबों को मिलता है टैक्स रिसिप्ट, और जो पे करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, इट इज नॉन टैक्स। टैक्सेस में बच्चों 2 तरह के टैक्सेस हिंदुस्तान में होते हैं, ये आपको मैंने भली भांति पढ़ाया हुआ है। जिसको थोपा जाए जिसके ऊपर और वही पे करेगा, इट इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स कुड बी द ओनली एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स चिल्ड्रन, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का ओनली एग्जाम्पल जो कंट्री में है, दैट इज जीएसटी। समझ में आ गया? और डायरेक्ट टैक्स 2 हुआ करते थे, एक वेल्थ टैक्स होता था और एक इनकम टैक्स होता था। वेल्थ टैक्स का इम्बिंट अब एकदम नेग्लिजिबल हो चुका है। तो आपके पापा पैसा कमा रहे हैं सैलरी से या बिजनेस से, और वो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, तो क्या बोला जाएगा? इनकम टैक्स। ऑफिस में वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, कस्टमर से टैक्स वसूल रहे हैं, तो वो जीएसटी। तो थोपा गया पापा के ऊपर, बट उन्होंने कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, तो जीएसटी हो गया। ओके, मान लीजिए मेरे दादाजी ने मेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो कोई टैक्स नहीं है। बट कोई अननोन पर्सन मेरे को अगर प्रॉपर्टी देता है, तो उस पर मेरे को वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा, एज गुड एज इनकम टैक्स। समझ में आई बात चलन? अब हम बात करेंगे नॉन टैक्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल 2 तरह के रेवेन्यू होते हैं। तो गवर्नमेंट की जो दुकानें होती हैं बच्चों, जैसे इंडियन एयरलाइंस, इंडियन रेलवेज, खोपड़े में बात जा रही है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो बस सर्विस देती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज, वाटर सप्लाई, पब्लिक वर्क्स, ये सारे गवर्नमेंट की दुकानें, बिजनेसेस हैं उनके, इनसे आने वाला पैसा क्या होगा बच्चों? कमर्शियल रेवेन्यू। बट इसके अलावा अगर आप सिग्नल जंप कर जाएं ट्रैफिक लाइट पे, चिल्ड्रन, सर इतना ऊपर होता कैसे कूदेंगे सर, वॉल्ट लेके आएंगे। अरे सिग्नल जंप कर जाए मतलब लाल बत्ती जल रही थी, आप गाड़ी दौड़ाते हुए ले गए, ऊपर से ठेंगा भी दिखा रहे हैं, तो उस लाल बत्ती के अंदर ही कैमरा लगा होता है और प्रोग्राम्ड होता है, घर में चलाना आ जाएगा। फाइन्स एंड पेनल्टीज, खोपड़े में बात गई। उसके बाद आपके मोहल्ले में जिम बनवा दिया गया, पार्क में बढ़िया घास वास उगा दी गई है, तो आपका हाउस टैक्स बढ़ जाएगा, स्पेशल असेसमेंट। आपने पटाखे की दुकान खोलनी है दिवाली पे, दीपावली पे, या आपको एक रिवॉल्वर परचेज करनी है घर वालों को डराने के लिए, इसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। आपने सो कॉल्ड फीस पे की, सर किस चीज की? आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बांटने के लिए।
आपने किसी के ऊपर केस करना है तो कोर्ट में उसकी फीस जमा होती है, फ्री में काम नहीं होता। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? सर ये क्या होता है एस्कीट? एक बच्चों शब्द एस्कीट है और एक इससे मिलता जुलता शब्द है जिसको बोलते हैं, अरे सर ये तो परेशान कर डाला है शब्द, ये तो अकाउंटेंसी में पढ़ा था। फोरफीचर और एस्कीट क्या होता है? ये इंडिया में पहली बार आईएससी 2002 के पेपर में पूछा गया था एंड में सारे के सारे 100% बच्चे इसको छोड़ के चले आए थे। होता बड़ा ही सिंपल है। एस्कीट और फोरफीचर है क्या? किसी इंसान ने अपनी विल नहीं बनाई और वो मर गया और उसका कोई लीगल एयर भी नहीं है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी? नहीं सर, इतना सुंदर चेहरा आपका है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी भारत सरकार ले जाएगी। समझ में आ गया? अगर यूनियन टेरिटरीज में प्रॉपर्टी लोकेटेड है या ऐसी जगह लोकेटेड है जो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आता, तो ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो ये चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। समझ में आ गया? आपने किसी इंसान के ऊपर कोर्ट केस कर दिया और वो कोर्ट में नहीं आया प्रेजेंट होने, ना आपने वकील को भेजा, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। दैट इज नोन एज व्हाट? फोरफीचर। समझ में आई बात कि नहीं? तो एस चीट मत बोलिएगा इसको, इट इज नॉट एस चीट, इट इज एस्कीट। याद कैसे रखेंगे? ई एस सी रिप्रेजेंट्स एस्केप, भाग गया इंसान या मर गया, मतलब प्रलोक से धार गया, और इसने कोई अपनी विल वगैरह नहीं लिखी और इसका कोई लीगल एयर भी नहीं है। लीगल एयर होगा तो इनहेरिट हो जाएगी प्रॉपर्टी, बट लीगल एयर नहीं है तो सरकार के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एस्की। समझ में आ गया? तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। जैसे अभी सुब्रत राय सहारा जी का आपने केस सुना, सहारा ट्रस्ट का, तो उनके पास काफी पैसा ऐसे लोगों का था जो वो डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने कहा डिक्लेयर नहीं कर पाए तो पैसा हमको दे दो। किसका था सर वो पैसा? कुछ कांग्रेस के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अपना पैसा किसी और के नाम पे इन्वेस्ट किया था, गोरखपुर के रहने वाले थे, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, मैं आपको सो कॉल्ड किसी का नाम लेके उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तो बीजेपी वालों को लगा ये इनको निपटाने का सही तरीका है, तो उसमें मेरे भी 2.5-3 लाख रुपए निपट गए बच्चों। वॉट इट क्लियर? क्योंकि स्कीम पे बैन लगा दिया गया तो रिटर्न आर नॉट कमिंग। आपके पापा मम्मी को भी हो सकता है रिटर्न आता होगा उसका, बट अब नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट के पास इनका 25,000 करोड़ था चिल्ड्रन, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे गोरखपुर से, वीरभद्र सिंह, उनका पैसा था। तो उन्होंने किसी और के नाम पे इन्वेस्ट किया था। सुब्रत राय सहारा जी से पूछा गया किसका पैसा है, कह रहे इन लोगों का पैसा। कहने ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सुब्रत राय सहारा जी से बोला कि जब तक आप नहीं बता रहे आइए जेल के दर्शन करिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई इलेक्शन आने वाला है, तो बाकी ये जो 18,500 करोड़ जिन गरीब लोगों का है, मेरे जैसे लोगों का, इनको तो वापस लौटा दिया जाए, नहीं तो ये 2024-25 में इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने इनका रिफंड पोर्टल बना दिया है, अपना आधार कार्ड से लॉगिन करके अपना पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये पैसा गवर्नमेंट को चाहिए था जो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, तो ये सारी कहानी समझ में आ गई बच्चों? झटपट इस चार्ट को आप कॉपी डाउन कर लीजिए वेरी क्विकली। चलिए, so tax is what? A legal compulsory payment imposed by the government on income, manufacturing, sale, wealth, import, extra extra extra, ये सब आपको पता है, बता दिया मैंने आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसा टैक्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर होता है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे नए। सबसे पहले तो इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है चिल्ड्रन? कंपनीज का जो इनकम टैक्स होता है दैट इज नेम्ड एज व्हाट? कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली। तो इनकम टैक्स ऑफ द कंपनीज इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट इज वेल्थ टैक्स? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई अननोन पर्सन किसी को अपनी वेल्थ देता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज वेल्थ टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और गिफ्ट टैक्स क्या होता है? ईयर्स अगो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी चतुर हो गई। गवर्नमेंट ने बोला कि सैलरी पे टैक्स लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि सैलरी 2 लाख रुपए है, हाउस रेंट पेमेंट, मोबाइल फोन पेमेंट, क्लब हाउस एक्सपेंस पेमेंट, ये सब मिला के 6 लाख रुपए। तो टोटल एम्प्लॉय को तो 8 लाख मिल रहा है, बट सैलरी के नाम पे कितना मिल रहा है चिल्ड्रन? 2 लाख। तो कंपनीज क्या करती थी? सरकार का इस 6 लाख पे टैक्स चुरा लेती थी, क्योंकि सैलरी पे टैक्स गवर्नमेंट ने बोला लगेगा।
सैलरी तो 2 ही लाख है, तो सैलरी के नाम पे 2 लाख रुपए, बाकी पैसा एम्प्लॉय को दूसरे नेम्स पे देंगे। पी चिदम्बरम जी को लगा 2001-2 में भाई ये तो नुकसान हो रहा है भारत सरकार का, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। की सैलरी के अलावा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करेगा तो उसे फ्रिंज बेनिफिट बोला जाएगा, और उस पर टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे सैलरी पे लगता था। नहीं समझ में आई बात क्या? सब मिला के जोड़ते हैं, पूरे 8 लाख रुपए की सैलरी होगी उस हिसाब से लगेगा कि पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है नहीं तो अंडर सेक्शन 87A आपके पूरे टैक्स पे छूट मिल जाती है आपको। ओके, व्हाट इज दिस गिफ्ट टैक्स? अगर मैं अपनी कमाई अपनी मम्मी को देता हूं, बैंक से 1 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मेरी मम्मी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट वो पैसा अगर मैं अपनी मदर के अलावा किसी भी अपने रिश्तेदार को देता हूं बच्चों, तो वो पैसा उस रिश्तेदार की इनकम माना जाएगा, और उस रिश्तेदार को उस पर गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग इस तरीके से खूब टैक्स की चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और इसके चाचा जी हैं X1। एक्स ने 3 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? 3 लाख, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से, और 5 लाख रुपए कमाए एक दूसरे प्रोफेशन से। टोटल कितना पैसा कमाया? 8 लाख रुपए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो इसको 8 लाख रुपए पे टैक्स देना है, 8 लाख पे टैक्स देना है। अब मिस्टर एक्स ने ये जो 8 लाख रुपए कमाए हैं, ये पैसा तो डायरेक्टली इनके बैंक में आया। कहां से आया? जहां से इन्होंने कमाया। इन्होंने बच्चों 4 लाख रुपए कैश में कमाए। किस में कमाए? कैश। 8 + 4 कर देंगे तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 12 लाख। तो 12 लाख पे टैक्स दें। अब इसने थोड़ी सी चतुराई अप्लाई की, इसने 4 लाख रुपीज अपनी इनकम ना दिखा के किसकी इनकम दिखाई? अपने चाचा जी की। और चाचा जी के बैंक में 4 लाख रुपीज डिपॉजिट करा दिया, शोइंग दैट चाचा जी हैज अर्नड दिस इनकम। इज दैट क्लियर? और बाद में चाचा जी ने अपने भतीजे जी को अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दिया, सेइंग कि मैंने भतीजे को गिफ्ट दिया है। तो एक्चुअली ये इसी का पैसा था, इसी का पैसा था। किसमें कमाया? कैश में। तो अनआइडेंटिफाइड सोर्स है, कहां से पैसा आया? और पैसे को किसके अकाउंट में जमा कराया गया? चाचा जी। 5 लाख रुपए से कम की इनकम पे टैक्सेस 0। मैंने बताया ना सेक्शन 87A का सो कॉल्ड क्लॉज है, 12,500 रुपए तक की इनकम पे टैक्स छूट जाता है आपका। तो चाचा जी ने अपने बैंक में इस पैसे को जमा कराया और भतीजे को 4 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। गवर्नमेंट ने रूल स्पेसिफाई कर दिया, चाचा अगर भतीजे को पैसा देता है, आई रिपीट, चाचा अगर पैसा देता है तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, और अगर उसे गिफ्ट माना जाएगा तो उस गिफ्ट पे टैक्स लगेगा। समझ में आया? तो सर क्या किया जाए? भतीजा कोई सो कॉल्ड किंडर जॉय से तो निकला नहीं था। भतीजे की मम्मी है XY2। क्या नाम है भतीजे की मम्मी का? XY2। तो ये जो चाचा जी हैं, ये अगर भाभी के अकाउंट में ये 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे बच्चों, दिस इज अ नॉन टैक्सेबल गिफ्ट। समझ में आ गया? तो भाई ये X और XY2 तो एक ही घर में रहते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं। तो इसने पैसा कमाया और कहां जमा कराया? चाचा जी के अकाउंट में। चाचा जी ने बड़ी भाभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जिनकी संतान कौन है चिल्ड्रन? मिस्टर एक्स। तो एक्स का पैसा वापस एक्स के घर में आ गया कि नहीं आ गया? X2 क्या करेंगी? X2 जाएंगी ब्लू स्टोन के शोरूम में और वहां से खरीद लेंगे कुछ ज्वेलरी। सरकार को 1,20,000 रुपए की सो कॉल्ड चपत लगा दी, क्योंकि 30% पे पैसा टैक्सेबल होता कम से कम। समझ में आया? पक्का? तो ये लॉज में फ्लॉ है। तो सर सरकार को पता नहीं कि लोग ऐसा करते हैं, सरकार को पता है, बट लॉ ऐसा बना हुआ है, क्या करें, कोई चेंज इसको कर नहीं सकता। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये जॉइंट फैमिलीज का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान में है। अंडरस्टूड? बट अगेन इस केस में चाचा जी को अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा पहले तो। अगर चाचा जी इंप्लॉयड हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड?
तो इसीलिए आपने देखा होगा काफी घरों में, आपके घर में भी ऐसा चलता होगा, हमारे यहाँ भी ऐसा चलता होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं कमाने वाले लोगों के, वो अपने नाम पे नहीं किए जाते, वो माता पिता के नाम पे किए जाते हैं। और इसमें बूढ़ी माँ बड़ी कामयाब है, क्योंकि एक्चुअली मम्मी, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, मम्मीज आर नॉन वर्किंग लेडीज बेसिकली। अब तो लेडीज और मतलब लड़कियां जॉब वॉब करने लग गई हैं, बट हमारी जो पिछली जनरेशन थी, मतलब आपकी या मेरी मम्मी वाली जनरेशन, ये जॉब्स में ना के बराबर थी। तो भाई इनकी रियल इनकम तो जीरो है। तो पापा ने मान लिया 10 लाख रुपए कमाया, उस 10 लाख में मोदी जी को 1.5 लाख टैक्स दे दिया, तो लगभग कितना बच गया, 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए दादी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, विच वुड बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट। और दादी को अगले साल इस पे मान लीजिए 80,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम हो रही है चिल्ड्रन। अगर पापा अपने नाम पे डिपॉजिट करते पैसा, तो ये इनकम पापा की होती, पापा को इस पे टैक्स देना पड़ता 30% के रेट से, क्योंकि उनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। बट एक्चुअली में दादी माँ तो जॉब करती नहीं है, तो ये घर में पैसा आ रहा है, टैक्स फ्री आ रहा है। लॉजिक समझ में आया? तो सर ये सब हरकतें बताता कौन है? एक तो मैंने ही आपको बता दी, प्लस सीए स्पेशलाइज इन दीज एक्टिविटीज ओनली। तो गवर्नमेंट, नो पीपल डू दिस थिंग, बट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती इस केस में। गवर्नमेंट के लिए कोई बात नहीं, ब्लू स्टोन जाओगे ना, वहां खर्च करोगे ना पैसा, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो ही रहा है कंट्री में, हमें क्या समस्या की बात है। तो सरकार को सिर्फ नुकसान वही है जो पैसा इंडिया में कमाया जाए और बिना टैक्स पे किए इंडिया के बाहर चला जाए, वहां पे सरकार की थोड़ी ईगो फंसती है। गॉट इट क्लियर? बाकी गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, लोग कमाए टैक्स ना दे, नो टेंशन। वो कार खरीदेंगे 28% जीएसटी दे देंगे जाके, वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कम से कम। तो दैट इज नॉट अ बर्डन टू द गवर्नमेंट एज सच। समझ गए सब लोग डायरेक्ट टैक्सेस? चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया। तो वैट वगैरह का सिस्टम तो अभी फ्यूल पे लगता है बच्चों, बाकी हर चीज पे तो जीएसटी लग चुका है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जिसका इंपैक्ट किसी और पे और इंसिडेंस किसी और पे होता है। सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स सब खत्म हो चुका है, अब क्या लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है। ओके, चलिए। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस आर देयर चिल्ड्रन, झटपट आप इनको कॉपी कर ले। वो टैक्स जो हम लोगों के ऊपर इंपोज करते हैं डायरेक्ट, कमोडिटीज पे या इंस्टीट्यूशंस पे इंपोज हुआ, अगेन कमोडिटी सेल करते टाइम ही इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को चुराना बहुत आसान है। कैसे सर? जिसके ऊपर इंपोज हुआ भाग गया। गॉट इट क्लियर? बट अब सरकार पकड़ लेगी, सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो लोकेशन पता लग जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन एक तो शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मैगी खरीदने किसी शॉप पे जाते हैं, क्या शॉपकीपर मैगी पे लगने वाला टैक्स अपनी जेब से देगा? नो, वो आपसे ही लेगा। डायरेक्ट टैक्स अलग से नजर आता है, क्योंकि अलग से पे करना पड़ता है, बिकॉज जीएसटी सामान की प्राइस के अंदर ही जुड़ा हुआ है, तो आपको कहीं ये अलग से पे करने में पिंच नहीं करता। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का स्कोप बढ़ेगा। कैसे सर? देख लीजिए। 0 से 2.5 लाख रुपए की इनकम पे इंडिविजुअल्स पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे इट इज 5%। बट अगर आपकी इनकम है ही 5 लाख, तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब होगा बच्चों, उस पर आप कितना पे करेंगे? 20%। एंड 10 लाख एंड अबव अगर आप कमा रहे हैं, तो आप कितना पे करेंगे? 30%। तो मैं यहाँ पे आपको टैक्स का एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। देर आर 3 पर्सन, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। मिस्टर जेड कमा रहे हैं 5 लाख रुपए, एक्स इज अर्निंग ₹9 लाख and Y is earning 12 lakh. Let's see how taxes are paid, children. मिस्टर जेड का टैक्स बनेगा तो 12,500 रुपए। कैसे सर? ₹0 से लेके 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे जो डिफरेंस आएगा 2.5 लाख रुपए का, उसका 5% 12,500 होता है बच्चों। बट क्योंकि इनकी इनकम है ही 5 लाख रुपए, अंडर सेक्शन 87A पूरा का पूरा टैक्स इनका माफ हो जाएगा, इनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वाई ने 9 लाख रुपए कमाए, तो 0 to 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट। 2.5 लाख to 5 लाख का जो ब्रैकेट होगा, उस पे 12,500, और 5 लाख से 9 लाख पे 20%, दैट इज 80,000। इनका जो टैक्स बनेगा बच्चों, दैट वुड बी 92,500, प्लस गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 4% का एजुकेशन सेस। ये जो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं,
0 से 2.5 लाख इनको कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे ये भी 12,500 देंगे, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे और 10 लाख से 12 लाख की इनकम पे कितना टैक्स होगा, लेट्स सी। यहाँ पे 20% है चिल्ड्रन और यहाँ पे 30। 20% हो गया 1 लाख और इस 2 लाख पे 30% कितना हो गया, 60,000 रुपए। ये टोटल टैक्स पे करेंगे 1,72,500 प्लस 4% का ईसेस। तो इसीलिए लोग हिंदुस्तान में टैक्स की चोरी करते हैं बच्चों। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट लगभग आपकी इनकम का 15-17% तो ले ही जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाते तो हैं बट टैक्स देते ही नहीं सरकार को। तो इसलिए जो चुरा पाते हैं बेचारे चुरा लेते हैं, जो नहीं चुरा पाते वो सीए के पास जाते हैं, सीए कुछ जुगाड़ पानी लगाता है, लॉ में फ्लॉ ढूंढता है, और अगर आपको टैक्स पे करना है 2-4-5 लाख तो थोड़ा जुगाड़ पानी करके थोड़ा कम करवा देता है। समझ में आया? तो यहाँ पे कम ऐसे हो सकता है कि भाई 12 लाख आपने कमाया, लगभग ये सब मिला के 1,80,000 आप टैक्स दे देंगे, तो आपके पास 10,20,000 बच गया। 3-4 लाख रुपए परिवार का आपका खर्चा, फाइनली आपने लेटेस्ट से 4 लाख रुपए साल के बचा लिए। अब इसको बैंक में एफडी करवाओ बट अपने नाम पे नहीं, अपने घर में जो अनएम्प्लॉयड बूढ़े लोग हैं उनके नाम पे, क्योंकि जब इनकम आए तो उनके नाम पे चली जाए, तो आगे आने वाली जो सब्सिक्वेंट टैक्स ऑब्लिगेशन होंगे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो पढ़े लिखे होने का बस यही एडवांटेज है कि बिना चोरी किए आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो 3 शब्द होते हैं टैक्सेशन की भाषा में। एक होता है टैक्स एवेजन, आपने कमाया तो बट बताया नहीं। एक होता है टैक्स प्लानिंग, थोड़े कमजोर लोगों के लिए। और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस ही बेसिकली लॉ में फ्लॉ है चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? तो टैक्स प्लानिंग तो भाई गूगल पे मिल जाएगा आपको, टैक्स एवेजन तो भाई कमाओ बताओ मत गवर्नमेंट को तो बच जाओगे। टैक्स अवॉइडेंस इज कैसे अपनी इनकम को डीरूट करो, कैसे अपनी इनकम को डीरूट करो कि आपकी कमाई भी हो गई और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला। समझ में आ गया? मान लीजिए आपने अपने ट्यूटर को फीस देनी है संडे को और उसको पीवीआर जाना है मूवी देखने, तो ट्यूटर आपसे बोले भाई मेरे को फीस देने के बजाय मेरी 3 टिकट पीवीआर की लेते हैं ना, तो आपके अकाउंट से पैसा पीवीआर के अकाउंट में चला गया, ट्यूटर के अकाउंट में नहीं गया। सांप भी मर गया, उसकी मम्मी को पता भी नहीं लगा, लाठी तो नहीं टूटी क्योंकि लोहे की थी ना। समझ में आई बात कि नहीं? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी तो बकवास कहावत है। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो टैक्स इवेजन इज अ वेरी 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 बैड प्रैक्टिस, शुडंट बी डन। टैक्स प्लानिंग, लॉजिकली लीगली आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अवॉइडेंस, सरकार के लिए पकड़ना मुश्किल है बट अगेन चिल्ड्रन नामुमकिन नहीं है। आज नहीं पकड़े जाएंगे, आने वाले समय में पकड़े जाएंगे। खोपड़े में बात गई तो ऑलवेज रिजॉर्ट टू टैक्स प्लानिंग, डू नॉट डू टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, डिफरेंसेस हैव बीन डन बाय ऑल। चलिए आज की सेवा यही समाप्त होती है बच्चों।